हम सब ने एक कहावत सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं पीते हैं, जिससे हमारा शरीर निर्मित होता है भोजन से, उपनिषद के ऋषि इस शरीर को कहते हैं अन्नमय कोश। वास्तव में यह भोजन से ही निर्मित है और भोजन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह तन कैसा होगा, क्या यह आध्यात्मिक साधना करने के योग्य होगा या नहीं होगा। एक व्यक्ति शराब पीता है, मूर्छा घेर लेती है। एक व्यक्ति कॉफी पीता है, जागरूकता बढ़ जाती है। एक आदमी मांसाहारी भोजन करता है, हिंसक प्रवृत्ति उसकी वृद्धि करेगी। एक आदमी वेजिटेरियन है, वैगन हो गया है, यह विचार करके कि अपने स्वाद की खातिर दूसरों के जीवन को क्यों कष्ट पहुंचाना। निश्चित रूप से इसके अंदर प्रेम भाव की वृद्धि होगी, भावनाओं का विकास होगा, सद्भावनाएं बढ़ेंगी। तो भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। हमारी भावना, हमारी चेतना कैसी होगी, यहां तक कि हमारे विचार कैसे होंगे, हमारा मन, हमारा हृदय, वह सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो जो हम खंड खंड में बांट कर सोचते हैं कि ये शरीर है, ये मन है, हृदय है, आत्मा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ संयुक्त है, जुड़ा है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। मन का असर तन पर होता है, तन का असर मन पर होता है। भोजन का असर तन पर होता है, तन का असर मन पर होता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो, जहर खा लेगा तो मृत्यु हो जाएगी। माना कि वह अपने भीतर अमृत चैतन्य को जानता है, लेकिन जहर तो जहर है, जहर तो अपना असर दिखाएगा। सुकरात को जहर पिला के ही मारा गया था। एक केमिकल है जहर, शरीर में पहुंचा लेकिन शरीर से जीवन विदा हो गया। तो प्यारे मित्रों, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इतना ही नहीं कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे। क्या हम प्रसन्नता की भाव दशा में धन्यवाद भाव से भरे हुए भोजन लेते हैं, या शिकायत से भरे हुए निंदा और आलोचना और नेगेटिव बातचीत और टेंशन के माहौल में। याद रखना, वो माहौल, वो वातावरण, वो आसपास की आब हवा, वह भी भोजन है। तो सिर्फ स्थूल भोजन ही भोजन नहीं है। कैसा माहौल है, चार लोग बैठ के टेंशन की बातें कर रहे हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, उदास हैं, वो भी हमारे भीतर जा रही चीज। भोजन के साथ बहुत कुछ भीतर जा रहा है। एक प्रेमपूर्ण माहौल है, हंसी खुशी का वातावरण है, वो तरंगे भी हमारे भीतर जा रही हैं। तो भोजन को सिर्फ स्थूल भोजन ही मत समझना, सूक्ष्म भोजन भी हैं, उनका भी ख्याल रखना। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, वो भी मानसिक भोजन हो रहा है। आप एक हिंसक फिल्म देखते हैं, आपको पता भी नहीं है आपके भीतर कैसे हिंसक विचार प्रेरित हो जाते हैं। आप एक दुखद सीरियल देखते हैं, आपके भीतर भी उदासी छा जाती है। ऐसे नहीं सोचना कि वो बाहर टेलीविजन पे चल रहा था सीरियल, कुछ कुछ उसका असर भीतर भी हो जाएगा। आप एक प्रतिशोध की कहानी, बदले की भावना, ऐसी कहानी देखते हैं, काफी संभावना है आपके भीतर भी बदले की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो बाहर और भीतर को बहुत भिन्न भिन्न मत समझना, चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। साधक को बहुत बहुत ख्याल रखना है अपने अन्न का, भोजन का, क्या खाना, कितना खाना और किस भाव दशा में भोजन लेना। ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ और बातें आपसे भोजन के संबंध में करना चाहूंगा। भगवान महावीर ने 12 तप गिनाए हैं, उसमें प्रथम 2 तप भोजन से ही संबंधित हैं। पहला है अनशन, यानी उपवास, पूर्ण उपवास,
और दूसरा है अणोदरी, अर्थात भूख से थोड़ा कम भोजन करना। इन दोनों के संबंध में ओशो ने पूरे पूरे 1.5 घंटे के 2 प्रवचन दिए हुए हैं। इनके पीछे क्या विज्ञान है, विशेषकर अणोदरी। आज की भाषा में अगर हम इंटरनेट पर खोजना चाहें तो अणोदरी शब्द नहीं बल्कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको खोजिएगा, खूब विस्तार से आपको पता लग जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, 8 घंटे में आप अपना नॉर्मल कैलोरी वाला भोजन लीजिए और 16 घंटे की फास्टिंग, यह प्रतिदिन किया जा सकता है। अणोदरी का अर्थ है जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम भोजन करना। इससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि भोजन से मिलने वाली ऊर्जा चुक जाएगी और तब हमारे शरीर में एक गियर चेंज होता है। शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है चर्बी के रूप में, फैट के रूप में, उससे ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू होगी। तो भीतर हमारे 2 सिस्टम हैं, एक है भोजन से प्राप्त ऊर्जा और दूसरा है चर्बी से प्राप्त ऊर्जा। तो जब ये सिस्टम बदलता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जाते हैं, तो एक ट्रांजिशनल फेज है, कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का, जब हम ना इस सिस्टम में हैं ना उस सिस्टम में हैं, और तो हम दोनों सिस्टम के पार हो जाते हैं। ये ऐसा है कि समझो 2 नाव पैरेलल चल रही थी बिल्कुल एक सी गति से, और आपने छलांग लगाई इस नाव से उस नाव में। तो बीच में एक समय ऐसा आया जब आप ना इस नाव में हैं ना उस नाव में हैं, आप हवा में हैं। कुछ ऐसा ही हो जाता है, हम अपनी भौतिक काया के पार चले जाते हैं। तो छोटा सा ट्रांजिशनल फेज है कुछ मिनट का। अगर साधक अत्यंत होश पूर्वक अणोदरी की साधना कर रहा है या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है आज की भाषा में, तो न केवल इसका स्वास्थ्यगत लाभ होगा बल्कि अशरीरी अनुभव में बड़ी आसानी से प्रवेश हो जाएगा। फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस, ना आप इस नाव में है ना उस नाव में है, आप नाव के पार आकाश में हैं। याद रखिएगा, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले करोड़ों साल तक जंगल में आदिवासी के रूप में रहे और उन्हें कभी भी साल के 365 दिन भोजन नसीब नहीं होता था। हम भी अपने पिछले जन्मों में उस प्रक्रिया से गुजरे हैं। ये संभव नहीं था कि 365 दिन रोज भोजन मिले। ये तो पक्का है 300 दिन भी मिल जाए तो बहुत था। कम से कम 65 दिन तो उपवास ही जाते थे, कभी किसी कारण कभी किसी कारण। तो हमारा शरीर प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है कि बीच बीच में उपवास हो सके, और ये जो स्टोर्ड फैट चर्बी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित किया है वो इसलिए ताकि ऐसे समय में वह शक्ति काम आ सके जब भोजन उपलब्ध नहीं है। अब लेकिन आज की तारीख में, आज के सब जमाने में हम सबको 365 दिन भोजन उपलब्ध है, हम उपवास कर ही नहीं रहे। प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया था हमने उसको तोड़ दिया, और यही वजह है कि दुनिया में सब तरफ मोटापा बढ़ता जा रहा है। आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल साइंस में पढ़ता था, डॉक्टरी जब सीख रहा था, उस जमाने में हमारे देश में अंडर न्यूट्रिशन के मरीज ज्यादा थे, विशेषकर छोटे छोटे बच्चे। किसी को प्रोटीन की कमी, किसी को विटामिन ए की कमी, किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, किसी को कुछ कमी, किसी को कुछ कमी। कमियों वाले रोग थे, भोजन की कमी थी और समझ की भी कमी थी। पिछले 50 साल में पूरा सिनेरियो बदल गया। खूब धन धान्य है, संपन्नता है, समझ भी बढ़ गई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन है, बैलेंस्ड डाइट क्या है। काफी समझ बढ़ी है और संपत्ति भी बढ़ी है, धन और धान्य की उपलब्धता भी बढ़ी है। हैरानी की बात है, अब मोटापा से संबंधित जो रोग हैं अब उनकी तादाद बढ़ गई। दुनिया में मृत्यु के जो कारण हैं उनमें से जो बड़े बड़े 5-6 कारण हैं, उसमें हृदय के रोग, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्रेन हीमोरेज से लकवा लगना,
डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये आते हैं। 10 प्रमुख कारणों में 4-5 कारण सिर्फ ऐसे हैं जो मोटापे से संबंधित हैं। ये कैसी दुर्भाग्य की बात है। हम गरीब थे तब हम मर रहे थे अंडर न्यूट्रिशन से, अब हम अमीर हो गए हैं, अब हम मर रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन से। दोनों स्थितियां हमारे लिए दुर्भाग्य साबित हो गई, क्योंकि भीतर वह इंटेलिजेंस नहीं आई, वो अकलमंदी नहीं आई। प्रकृति ने हमको बनाया था हमेशा भोजन करने के लिए नहीं, बीच बीच में कभी गैप आना चाहिए। 18 साल की उम्र में लंबाई बढ़नी तो खत्म हो गई, हड्डियां जितनी बढ़ सकती थी बन चुकी, और लड़कियों की तो और भी छोटी उम्र में 16 साल में ही बंद हो गई ऊंचाई बढ़ना। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा भोजन कर रहे हैं उससे केवल हमारी चौड़ाई बढ़ेगी, वर्टिकल हाइट फिक्स हो चुकी है। और हमारी आदत वही है, जब शरीर बन रहा था उस समय हम जितना खाना खा रहे थे हम बाद में भी उतना ही खाते जा रहे हैं, यद्यपि अब जरूरत नहीं है। 18 साल के बाद भोजन में कम से कम 20% की कटौती हो जानी चाहिए, 35 साल के बाद कम से कम 40% की कटौती होनी चाहिए, क्योंकि उतनी एक्टिविटीज भी नहीं बची। बचपन में बहुत सक्रियता थी, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी, लेकिन हम पुरानी आदतवश उतना ही भोजन करते चले जा रहे हैं जितना 10-12 साल की उम्र में कर रहे थे। उस समय रोज शरीर विकसित हो रहा था, ऊंचाई बढ़ रही थी। अब सिर्फ हमारी चौड़ाई बढ़ेगी, हम मोटे से मोटे होते चले जाएंगे, शरीर पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से भी यह अहितकारी है। और यहाँ हम अध्यात्म के बारे में समझ लें, ध्यान साधना में भी यह बाधक है। जितना गरिष्ठ हमारा भोजन होगा उसको पचाने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और वह ऊर्जा जो हमें होशपूर्ण होने में काम आती वो केवल भोजन पचाने में ही लगी रहेगी। और चूंकि हमारा शरीर रुग्ण हो जाएगा, और यह शरीर ही वह वीणा है जिसमें परमात्मा का संगीत बजेगा, यह वीणा ही खराब हो गई फिर कहां से संगीत बजेगा। तो प्यारे मित्रों, अंतर यात्रा प्रवचन माला में ओशो ने इस शरीर की वीणा को ठीक रखने के 3 प्रमुख उपाय बताए हैं। सम्यक श्रम, सम्यक निद्रा और सम्यक भोजन। और इन तीनों ही चीजों में हम बुरी तरह से डमाडोल हो गए हैं, असंतुलित हो गए हैं, असम्यक हो गए हैं। तो जब गरीबी थी तब भी मेल न्यूट्रिशन था, आज भी मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन के 2 प्रकार हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। दोनों असंतुलित भोजन है। तो अपनी उम्र के अनुसार, अपनी ऊंचाई के अनुसार हमारा कितना वजन होना चाहिए स्टैंडर्ड, उसके निकट आने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम पाएंगे हमारे शरीर की वीणा के तार अब ठीक हैं और इनसे संगीत पैदा हो सकता है। कुछ लोग जो डाइटिंग करते हैं उनका डाइटिंग का कारण भी बड़ा गलत होता है, और इसलिए वो बार बार छूट छूट जाता है। उसको भी समझ लीजिए, कोई डाइटिंग इसलिए करता है कि अच्छा दिखाई दे दूसरों की नजरों में, उसे मोटा ना समझा जाए, सुडौल उसका शरीर हो, रंग रूप उसका ठीक नजर आए, इसलिए वो जिम ज्वाइन कर लिया है। मस्कुलर बनना है, एप्स दिखानी है, पेट कम करना है, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाई दे, इसलिए याद रखिएगा, यह डाइटिंग और यह जिम का श्रम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हम हर चीज दूसरों के लिए करते हैं, कुछ तो अपने लिए करो, थोड़े स्वार्थी बनो। जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है कि मैं ज्यादा स्वस्थ हूं, मैं ज्यादा शांत हो सकूं, मैं आध्यात्मिक साधना में गहराई से डूब सकूं, मेरा शरीर ऐसा हो, इसकी डाइटिंग, इसका परिश्रम, व्यायाम हमेशा चल सकेगा। दूसरों की खातिर मत कीजिए, कुछ अपनी खातिर भी तो कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहूं,
यदि हम बहुत संवेदनशील होकर भोजन का रस लें, अच्छा हो कभी कभी आंख बंद करके धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएं, तो आपकी संवेदनशीलता खूब बढ़ेगी। कम भोजन में आप ज्यादा स्वाद ले पाएंगे। वर्तमान के क्षण में अभी और यहीं यहाँ वहां का कोई विचार ना हो। जब भोजन कर रहे हैं तो बस भोजन में मगन हो जाएं। धीरे धीरे एक नई घटना घटेगी। एक दिव्य स्वाद का अनुभव होना शुरू होगा। तो तब आप पाएंगे अब उत्तेजक और मादक भोजन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल साधारण से भोजन में भी खूब खूब स्वाद आने लगा, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई। और एक डिवाइन टेस्ट, ओशो की एक किताब का शीर्षक है टंग टिप टेस्ट ऑफ ताओ। अपने भीतर ही ध्यान पूर्ण भोजन करते करते एक अद्भुत रस आने लगेगा, जो कि वास्तव में भोजन से नहीं आ रहा, वो हमारे भीतर का ही रस है। जिस प्रकार हमें दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, दिव्य आलोक नजर आता है, ठीक ऐसे ही अन्य इंद्रियों के भी आंतरिक अनुभव हमें हो सकते हैं। तो दिव्य सुगंध, दिव्य स्वाद, दिव्य स्पर्श, दिव्य खुमारी, ये सब अनुभव भी हमारे भीतर संभव है। और एक बार वह रस आने लगा, फिर बाहर का भोजन हमारे लिए गौण हो जाता है। वो जो हमारी ओवर ईटिंग की टेंडेंसी है, वह समाप्त हो जाती है। थोड़े से भोजन में भी हम बहुत मगन हो जाते हैं। और ऐसी रस अनुभूति को अनुभव करके ही उपनिषद के ऋषियों ने कहा होगा अन्नम ब्रह्म, भोजन भी ब्रह्म है। एक और मजेदार बात आपसे कहूं, आजकल मंगल ग्रह पर जाने की तैयारियां चल रही हैं। यह यात्रा काफी लंबी होगी, आना जाना करीब 3 साल का होगा। और बड़ी समस्या यह होती है कि 3 साल के लिए भोजन क्या ले जाएंगे। तो भोजन तो ऐसा हो जो अंतरिक्षयान में ही बन सके। 3 साल बहुत लंबा समय है। नए नए प्रकार के भोजनों की खोजबीन चल रही है। तो रिसेंटली जो इन्वेंशन चल रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी सूरज की धूप का उपयोग करके अंतरिक्षयान में भी कुछ भोजन निर्मित कर सकें। तो वहां पेड़ पौधे तो नहीं पैदा कर पाएंगे, कुछ सलाद के पत्ते, इस प्रकार की चीजें पैदा हो सकती हैं। मुख्य रूप से जो भोजन होगा, सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, वो बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी, जिसको हम शैवाल या काई कहते हैं हिंदी में, इन पर आधारित होगा। क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से, हम जो अभी भोजन लेते हैं चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि से निर्मित, पेड़ पौधे इसको बनाने में बहुत समय लगाते हैं और इसके लिए बहुत जगह चाहिए। अंतरिक्षयान में ना तो उतनी जगह है, तो तीव्र गति से भोजन बनाने वाली चीजें चाहिए। तो सबसे तीव्र गति से एलगी जो हैं वो भोजन निर्मित करती हैं। शायद आपको पता ना हो, अभी भी हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायुमंडल में, आप सोचते हैं पेड़ पौधों से आती है, जंगलों से आती है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा अपनी जानकारी। सिर्फ 20% ऑक्सीजन जंगलों से आती है, 80% ऑक्सीजन समुद्र से आती है। समुद्र में काई है, वो काई का एक छोटा रूप है जिसको माइक्रो एल्गी कहते हैं। इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल है और यह सूरज की रोशनी को प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो समुद्र में जो माइक्रो एल्गी है, जो अदृश्य हमें दिखाई भी नहीं देती, वही सबसे बड़ा भोजन का भंडार है समुद्र के जीव जंतुओं के लिए। तो समुद्र के जीव जंतु कितने हैं? जितने धरती पर रहते हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा है। एक तो समुद्र का क्षेत्रफल ही जमीन से बहुत बड़ा है। जमीन केवल 22% है, 78% तो समुद्र है। और समुद्र में लेयर बाई लेयर अलग अलग प्रकार के जंतु हैं। ऊपर सुपरफिशियल पानी में कुछ हैं, 2 मीटर नीचे कुछ और हैं, 10 मीटर नीचे कुछ और हैं, आधा किलोमीटर नीचे कोई और हैं। लेयर बाई लेयर। इन सबका भोजन का स्रोत क्या है? मुख्य रूप से सूरज की धूप को भोजन में कन्वर्ट करने वाले माइक्रो एल्गी हैं।
और वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं कि एलगी का प्रयोग अंतरिक्ष यान में किया जाए, फंगस का प्रयोग किया जाए। फंगस का नाम सुनकर हमें थोड़ी भीतर से नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। हम सोचते हैं फंगस यानी वही जो दांत खाज खुजली की बीमारी जिससे हो जाती है, या ब्रेड पर या रोटी में फंगस लग जाती है। सिर्फ वही फंगस नहीं है, फंगस के करोड़ों प्रकार की वैरायटियां हैं, करोड़ों प्रकार की। और ये सबसे पुराने जीव जंतु हैं पृथ्वी पर। पिछले 1 अरब साल से कम ये धरती पर हैं और ये सरवाइव करते रहे। जबकि हम जानते हैं बड़े बड़े जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, धरती से समाप्त हो गए, वो सरवाइव नहीं कर पाए। कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी आई, कम से कम 5 बड़ी जातियां एक्सटिंक्ट हो गई। इसी जमाने में छिपकली की जाति के बड़े बड़े जीव हुआ करते थे, हाथी से 10-10 गुने बड़े ज्यादा। इतने इतने बड़े पंछी होते थे जो हाथी को ऊपर चोंच से पकड़ के हवा में उठा लेते थे। कितने बड़े वो पंछी होंगे सोचो। वो सब गायब हो गए, खत्म हो गए। और अब मनुष्य के भी एक्सटिंक्ट होने का समय आ गया, क्योंकि मनुष्य की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि जमीन पे इतना भोजन पैदा नहीं हो सकता जो हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अब ऊर्जा दे सके। तो बड़ी खोजबीन चल रही है कि कोई अल्टरनेट फूड सोर्स अगर नहीं मिला तो मनुष्य जाति को बचाना मुश्किल है। और इस खोज में बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी, इनका सदुपयोग होगा। कोई मुझसे एक बार पूछ रहा था कि आप शाकाहार और मांसाहार में किसे प्रेफर करते हैं। मैंने कहा मेरी सोच तो इस दोनों से ऊपर जाती है, न मांसाहार न शाकाहार बल्कि सूर्याहार। अगर यह हो सके कि हम सूरज की रोशनी से सीधा भोजन बना सकें तो बीच में किसी और को, पेड़ पौधों को लेने की जरूरत ही नहीं। और ये हो सकता है क्योंकि हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन नामक केमिकल है, पिगमेंट, ठीक उससे मिलता जुलता पेड़ पौधों का क्लोरोफिल है। इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा है, बिल्कुल एक सा। सिर्फ छोटा सा फर्क है, इस रिंग में, केमिकल रिंग में, हीमोग्लोबिन में बीच में आयरन मौजूद है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद है, बस। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर समान है, सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है। हमारे भीतर आयरन है, पेड़ पौधों के भीतर कैल्शियम है। तो इसकी बहुत संभावना लगती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हमारे भीतर क्लोरोफिल जैसी चीज पैदा हो जाए, स्किन में, त्वचा में। अच्छा है, गोरे काले के भेद भी मिट जाएंगे, सब हरे लोग हो जाएंगे। जब कभी थोड़ी भूख लगी, घंटा भर सूरज में जाके खड़े हो गए, भोजन पक गया। जैसा पेड़ पौधों के भीतर बनता है वैसा ही। अगर ऐसा हो सके, हमें भविष्य में मांसाहार शाकाहार की कोई आवश्यकता नहीं होगी और पूरी ह्यूमैनिटी आराम से सरवाइव कर सकेगी। बहुत अल्टरनेट वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं। तो ये तो कुछ आने वाले भविष्य की मैंने आपको झलक दिखाई।